दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुहैप में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स इन द सीरीज सीबीएसई सिंप्लीफाइड, जहां पे सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो जब हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ हमको एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे जो कुछ बेसिक्स हैं। तो देखते हैं पहला जो एलिमेंट है, जो बेसिक्स हमको इसमें पढ़नी है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, तो वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? देखो पॉइंट मैंने डाल दिया, इसको कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी डायमेंशन नहीं होता। अगर मैं पॉइंट ये नाम डाल दूं इसको पॉइंट पी, तो कैपिटल लेटर में लिखूंगा पॉइंट को मैं। सो दिस इज रिटन एज पॉइंट पी, पॉइंट पी। ओके, हम ये पॉइंट को कैसे लिखते हैं? पॉइंट पी। सिमिलरली ये देखिए, ये कहां से एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और एक लाइन गया, आगे एक एरो है, मतलब दिस इज नोन एज ओरिजिन, दिस इज रे। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। एक साइड एंडलेस होता है। क्या होता है? एंडलेस। सो दिस इज अ रे। अब रे को हम लिखते कैसे? अगर इसका नाम दे दिया जाए दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ द रे, इसको क्या बोलते हैं? ओ, ओरिजिन ऑफ द रे। जहां से रे स्टार्ट होगा दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन ऑफ द रे, दिस इज ओ ए। तो लिखेंगे कैसे? दिस इज रे ओ ए, रे ओ ए, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए बार। ओके, सो ऐसे भी हम रे लिख सकते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए, ये क्या है? दोनों साइड एंडलेस है, दोनों साइड एंडलेस है। इसको नाम दे दिया दिस इज लाइन एल। दोनों साइड जब एंडलेस होगा, ना इधर खत्म हो रहा है ना इधर खत्म हो रहा है, तो ये क्या फॉर्म करता है? दिस इज अ लाइन, दिस इज व्हाट? लाइन। सो इसको कैसे लिखेंगे? लाइन एल, लाइन एल, लाइन एल। ये जब लाइन लिखोगे तो आप स्मॉल लेटर से लिखोगे, इतना ध्यान में रखना है। अब लाइन सेगमेंट, कोई भी दो पॉइंट लाइन के ऊपर का अगर मैं उसको लिख दूं, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। अगर मैं इधर ए लेता, इधर बी ले लेता, और अगर मैं ए बी ड्रॉ करता, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन के ऊपर का दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज लाइन सेगमेंट। सो दिस इज लाइन सेगमेंट। और इसको लिखेंगे कैसे? कैपिटल लेटर में, सेगमेंट ए बी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ए बी, बस आप ऐसे भी लिखोगे तो भी काम हो जाता है। सो दिस आर द एलिमेंट्स, स्मॉल जो बेसिक्स थे ये चैप्टर के, वो है। आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जानना और जरूरी है। तो पहले तो हम जानेंगे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? ऐसा तीन से ज्यादा पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, सो दैट पॉइंट्स आर नोन एज व्हाट? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। यहां पे मैं देख पा रहा हूं, तो देखिए आप, ये बी डी ई सब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। दैट्स वाई पॉइंट्स आर बी डी एंड ई, पॉइंट्स आर कोलिनियर। बी डी एंड ई आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? बी डी एंड ई। और बाकी सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। देखो ए सी एफ जी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ए सी एफ जी, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं होता, सो दे आर नॉन कोलिनियर। अब थोड़ा एक कोलिनियरिटी जब हमने पढ़ा, तो इसका प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अब मुझे ये बताइए, अगर मेरे को बीई लिखना है, बीई, तो बीई कैन बी रिटन एज, देखो जरा, ये कोलिनियर का एक प्रॉपर्टी है कि जब मैं सेगमेंट बीई का लेंथ देख रहा हूं तो बीडी प्लस डीई होता है। सो बीडी प्लस डीई इज व्हाट? बीडी प्लस डीई विल गिव यू बी से ई तक का सेगमेंट। अब हम जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो हमको और क्या पता चलता है, देखिए जरा एंगल्स के बारे में। सो देखो, ये एक रे है, ओ से ए तक एक रे है, एंड ओ से बी तक दूसरा रे है। मतलब ये क्या हो गया? दो रे यूनाइट हुआ एट द कॉमन ओरिजिन, है ना? एक ही ओरिजिन से दो रे निकल रहा है, तो ये क्या फॉर्म करता है? एंगल फॉर्म करता है। सो यूनियन ऑफ टू रेस विथ कॉमन ओरिजिन is
एंगल, एंगल का मतलब क्या है, दो रे यूनाइट होके एक एंगल बना। अब एंगल के बारे में बता दूं कि वो जो कॉमन जो ये ओरिजिन है दैट इज नोन एज वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। और ये जो एंगल बना इसके ये दो हाथ है तो दे आर नोन एज आर्म्स ऑफ एन एंगल। सो आर्म्स ऑफ एन एंगल इज ओ ए एंड ओ बी। सो पहला आर्म ओ ए है और दूसरा आर्म क्या है, ओ बी है। सो दे टू आर्म्स है और एक वर्टेक्स है एक एंगल को। अब इसका नाम कैसे लिखे, मेन बच्चे लोग का गलती कहां पे होता है, नाम लिखने में। तो मैं जब नाम लिखूंगा ये एंगल का तो मैं इस प्रकार लिखूंगा कि वर्टेक्स बीच में हो, चाहे मैं यहां से स्टार्ट करूं चाहे मैं यहां से स्टार्ट करूं, तो मैं लिखूंगा तो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ दिस ए ओ बी है ना, वर्टेक्स क्या है, ओ है तो बीच में ओ रहेगा तो ए ओ बी, या फिर आप लिख सकते हो बी ओ ए, एंगल BOA। तो आप ऐसे इस प्रकार एंगल को नाम दे सकते हो। बहुत सिंपल सा हमने एंगल के बारे में भी पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ एन एंगल पढ़ते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, कितना डिग्री है, क्या बोलेंगे उसको, वो समझना बड़ा जरूरी है। अब देखिए जरा कि ऐसा टाइप का एंगल जिसमें x का वैल्यू 0 से 90 के बीच का हो, है ना, क्या दिया है, x का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है ना, लेस देन 90 है। सो इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन 90 देन दे आर एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल का मेजर 90 से छोटा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर 90 के बराबर होगा तो इसको क्या बोलोगे, राइट एंगल बोलोगे। अगर कोई एंगल का मेजर 90 के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो ऐसे एंगल को हम राइट एंगल बोलेंगे। 90 और 180 के बीच में होगा, देखो ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा है बट 180 से छोटा है। सो 90 और 180 के बीच का एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। सो इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज greater than 90 but less than 180 is what, obtuse angle। अगर 180 के बराबर हो, अगर कोई एंगल का मेजर 180 के बराबर हो तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब देखो यहां पे यस 180 के बराबर है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। 180 है तो क्या फॉर्म कर गया, स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेट एंगल। अब देखो ये यहां पे ये वाला एंगल देखना, ये तो छोटा है 90 से तो दिस इज एक्यूट, बट उसके ऑपोजिट में देखो ये एंगल, ये 180 से बड़ा है, 180 से क्या है, बड़ा है, बट 360 से छोटा है। सो 180 और 360 के बीच में जो एंगल लाई करेगा दे आर नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो आप लोग को ये बात ध्यान में रखनी है। अगर मैं नाम लिख सकूं तो इसका नाम कैसा लिखूंगा, देखो दिस इज O, अगर इसका नाम O लिख दिया, दिस इज A एंड दिस इज B, सो इसका नाम कैसे लिखूंगा मैं, एंगल OAB, ऐसा लिखूंगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैंने क्या बताया था, वर्टेक्स बीच में होना चाहिए। सो क्या लिखूंगा मैं, एंगल AOB या फिर एंगल BOA लिख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B। अब मुझे ये बताइए ये एंगल क्या है, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0 और 90 के बीच में है ना। अब ये एंगल, अब नाम क्या है, AOB, एंगल AOB या फिर BOA कितना है, 90 है। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, राइट एंगल। अब यहां पे एंगल का नाम अगर लिखूं तो AOB। सो एंगल AOB यहां पे 90 से बड़ा है बट क्या है, 180 से छोटा है। दैट्स व्हाई इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पे अगर मैं नाम लिखूं तो दिस इज A, दिस इज O, दिस इज B। सो एंगल AOB कितना है, 180 के बराबर है, इक्वल टू व्हाट, 180। दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रेट एंगल। अब देखो जरा इसको देखो,
इसको अगर मैं देखूं तो मैं ये एंगल जब लिखूंगा AOB, तो भैया तो ये एंगल बन जाएगा। नाम लिखने में कैसा नाम लिखना है, जब ये लिख रहे हो इस एंगल का नाम, सो लिखोगे दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। क्या लिखोगे? रिफ्लेक्स ऑफ AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB। ये AOB का रिफ्लेक्स मतलब इसका उल्टा साइड वाला है ना, ये वाला एंगल। सो रिफ्लेक्स ऑफ AOB तो लिखना पड़ेगा हमको। अगर AOB लिख देंगे तो ये एंगल बन जाएगा, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो ये एंगल बना। सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना है? 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। सो रिफ्लेक्स एंगल AOB। ओके, अब बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ पढ़ते हैं और जानते हैं। मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई एंगल है ना, ये 360 फॉर्म कर रहा है, बराबर है। दिस इज एन एंगल विच इज फॉर्मिंग 360। चलो, दिस इज फॉर्मिंग 360, तो इसको कंप्लीट सर्कल बोलोगे, कंप्लीट एंगल, है ना। तो 360, जब भी 360 डिग्री होगा तो दिस इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, है ना। सो कंप्लीट एंगल ध्यान में रखना है, बस थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे और जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडजेसेंट एंगल्स। सो आप ये देखिए, एंगल ABD, एक ये एक पार्ट देखिए, है ना, और एक ये पार्ट देखिएगा, ये पार्ट। अब इसमें क्या तुमको दिख रहा है, आप खुद से इलैबोरेट कर सकते हो। क्या है? दो एंगल है ABD, एंगल ABD, एंड एक और एंगल है CBD। ये एंगल का नाम कैसे लिखोगे भाई? येलो वाला देखो, एंगल का नाम ABD, बीच में वर्टेक्स भी है। सो ABD, दिस इज एंगल ABD, है ना। ये एंगल का नाम क्या है? ये एंगल का नाम है ABD। और उसी प्रकार ये एंगल का नाम है DBC या फिर CBD, है ना, एन एंगल CBD। अब देखो दोनों में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है तुमको? ये दिख रहा है कि एक कॉमन आर्म है, ये भी, ये एंगल का आर्म ये वाला और ये वाला है, ये एंगल का आर्म ये वाला और ये वाला। सो एक कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म BD क्या है? कॉमन आर्म है, एंड दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? B, है ना, वर्टेक्स B। अब मुझे ये बताइए, दोनों कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन जो अनकॉमन आर्म है वो दोनों कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स, अगल बगल वाले एंगल। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे? एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है? दो ऐसे एंगल्स जिसके एक कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो नॉन कॉमन आर्म हो वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में हो। ओके, अब मैं बोलूंगा तो नाम लिखूंगा तो ABD, एंगल ABD, और ये दूसरा वाला उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? CBD, है ना, CBD आर एडजेसेंट एंगल्स। अब बात समझ में आ गई होगी, बहुत क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट इसका, लेकिन और क्लियर करते हैं आपको, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताते हैं। देखो, दो ऐसे एंगल्स जिसमें एक कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है, बट जो इंटीरियर पार्ट है वो टोटली अलग है। देखो, इसका इंटीरियर अलग है, इसका इंटीरियर अलग है। सो देयर इज नो कॉमन इंटीरियर, है ना, इंटीरियर पार्ट कोई भी कॉमन है क्या? नहीं। So that's why this type of angles are what? Adjacent angles. This type of angles are adjacent angle, दिमाग में रखना है। अब बात समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब देखिएगा, ये देखिए AOC, एंगल AOC, इसका नाम क्या है? AOC। BOC इसका नाम है, एंगल BOC। ये दोनों कैसे है? दिस इज एडजेसेंट एंगल्स। ये कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स, है ना, एंगल्स दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स।
अब ये एडजेसेंट एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। सो जब ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं? एडजेसेंट, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। दिस एंड दिस आर एडजेसेंट एंगल विच फॉर्म स्ट्रेट लाइन, है ना? एक स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म कर रहा है। सो देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, है ना? इक्वल टू क्या फॉर्म हो गया? एक स्ट्रेट लाइन, तो मतलब कितना हो गया? 180 हो गया। दोनों एंगल का, दो एडजेसेंट एंगल का एडिशन कितना है? 180 है। तो ऐसे टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जो स्ट्रेट लाइन बना दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। ध्यान में रखना, लीनियर पेयर एंगल। अब एक बात ऐसी हो गई कि जब भी लीनियर पेयर एंगल होंगे तो 180 होगा। उसका कन्वर्स भी तो ट्रू है। दो एडजेसेंट एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, देन द जो नॉन कॉमन पैरेलल ये आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है, सो दिस इज OA एंड OB आर नॉन कॉमन आर्म। सो नॉन कॉमन आर्म क्या फॉर्म कर रहा है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है ना? दैट्स वाई, सो ये क्या फॉर्म करेगा? स्ट्रेट लाइन। सो दो एडजेसेंट एंगल्स के एडिशन अगर 180 होंगे तो वो जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। ओके, सो बात ध्यान में रखनी है। दोनों चीज हमने आपको बता दी। अब हम चलते हैं और कुछ और देखते हैं पैरेलल लाइंस का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी और उनके बारे में जानते हैं। तो हमने यही पढ़ा था, दो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? ऐसे दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, है ना? लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट each other at any point। मतलब दो लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना? नो कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू लाइंस, है ना? इवन व्हेन दे आर एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली, so they are known as what? Parallel lines। so यहां पे मैं देखूं तो PQ is parallel to RS। line PQ is parallel to line, yes, RS। इसका मतलब कि दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? L1 एंड L2। अगर मैं देखूं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L1, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L2, सो L1 विल बी इक्वल टू L2। हमेशा ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ऐसे टाइप ऐसे ही होता है दो पैरेलल लाइंस कि लाइंस के, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। अब यहां पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है। L इज नॉट इक्वल्स टू M, दैट्स वाई दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस ना, कट कर रहे हैं, है ना? डिस्टेंस L इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस M, है ना? डिस्टेंस L M से इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है कि दो ऐसे लाइन जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो, देखो एक ही कॉमन पॉइंट हो, एक ही कॉमन पॉइंट होगा। So they are what? Intersecting line, मतलब कट कर रहे एक दूसरे को। So lines which has one and only one common point between them, two lines with one common point with one common point is इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो दो लाइंस है PQ एंड RS, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, नाम डाल दूं? नाम डाल देते हैं, चलो O, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ध्यान में रखना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हर एक टाइप का पढ़ लिया तो एक थ्योरम पढ़ना जरूरी है, एक प्रॉपर्टी को प्रूव करना जरूरी है कि भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स
जब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात आई तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म करता है और वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट वी हैव टू प्रूव। जरा ध्यान से सुनिएगा कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, बट नाम लिखने में गड़बड़ा जाते हैं, तो नाम बराबर लिखो। अब देखो जरा, अगर मैं देखूं तो पहला क्या लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा गिवन। पहले क्या लिखूंगा, गिवन। सो गिवन में क्या आएगा, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई थ्योरम प्रूव करते हो, सो दिस इज, कोई प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया तो उसको क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। तो दिस इज अ थ्योरम कि if two lines intersect then vertically opposite angles so formed are equal। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब देखो जरा, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ नाम बताऊंगा, एकदम नाम, बकायदे नाम लिखेंगे भाई। अगर मैं बोलूं आपसे कि ए ओ सी इज एन एंगल, अगर ये एंगल का नाम लिखूं ए ओ सी, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा होता है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला होता है। सो ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। नाम, इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, ए ओ सी या फिर सी ओ ए। वर्टेक्स इज व्हाट, ओ है ना, वर्टेक्स क्या है, ओ है। कॉमन पॉइंट क्या है दोनों के बीच में, ओ ए और ओ सी के बीच में ओ है, तो वर्टेक्स इज ओ, बीच में ओ लिखेंगे तो ए ओ सी लिखोगे या फिर सी ओ ए लिखोगे। इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वाला है, इसका नाम क्या लिखेंगे, बी ओ डी या फिर डी ओ बी। वर्टेक्स इज व्हाट, ओ, सो बी ओ डी लिख देता हूं। सो प्लस सॉरी इक्वल टू एंगल, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज व्हाट, बी ओ डी, बी ओ डी। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट, इक्वल। सो ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, ये भी है भैया, ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला, देखो ब्लू वाला। सो इसका नाम क्या है, दिस इज ओ ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। इसका वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है, एओडी का, ये वाला है, दिस इज बीओसी या फिर सीओबी। सो बीओसी लिख देता हूं, एंगल बीओसी। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट वी हैव टू प्रूव। अब प्रूफ देखिएगा जरा, बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। प्रूफ देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, अगर मैंने ऐसा लिखा, हमको एओसी चाहिए, सो एंगल एओसी प्लस एओसी चाहिए, तो लिख दिया मैंने एओसी। अब एओसी का कोई भी एक एडजेसेंट एंगल, तो ये ब्लू प्लस ये रेड है, एओसी प्लस उसके साथ एक ब्लू कर दिया, ये वाला ऐड कर देते हैं। सो एओ डी। अब मैं ये रब कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ब्लू वाला नीचे का रब कर देता हूं, देखिएगा जरा। सो दिस एओसी प्लस उसका एडजेसेंट एंगल इज एओडी प्लस एंगल एओडी। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है भाई, एओसी प्लस एओडी। देखो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है सीओडी, दो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, मतलब वो क्या है, 180 है, मतलब लीनियर पेयर एंगल है। पढ़ा ना हमने, दो एडजेसेंट एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हो तो ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। लिख दिया। अब वापस से जाते हैं सेकेंड। अब ये तो हमने लिखा, इसके किससे इक्वल प्रूव करना है, बीओडी। सो बीओडी, चलो लिख देते हैं एंगल बीओडी। बीओडी का वापस से पहले वाले में कौन सा एडजेसेंट, ब्लू वाला ऐड किया है, तो इसमें भी मैं ये वाला ऐड कर देता हूं, एओडी। एओडी। अब मुझे ये बताओ कि ये बीओसी रेड और ये ब्लू दोनों मिला के वापस स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, एओबी, तो क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा। दीज आर टू एडजेसेंट एंगल विच आर फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, है ना। सो दे आर व्हाट, लीनियर पेयर एंगल, दैट्स व्हाई दे आर 180। अब ये दोनों 180 से इक्वल है, क्या है, दोनों 180 से इक्वल है। इसका यानी कि मतलब क्या है कि हमारा जो एंगल होगा थर्ड पॉइंट में,
AOC plus angle AOD is equals to angle BOD plus angle AOD, है ना, ये इससे इक्वल होगा, खत्म. दिस इज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, दोनों 180 से इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू दिस. अब दोनों साइड से मुझे दिख रहा है कि प्लस AOD कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, यानी कि क्या बचा, हमको बचा एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD. ओके, तो पहला वाला हमने प्रूफ कर दिया. सेम वे में सेकेंड वाला प्रूफ करना है, तो आप लोग प्रूफ करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके ये बताओगे. सो दिस विल बी योर होमवर्क. ठीक है, हम लिख सकते थे सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस एंगल AOD प्लस इज इक्वल टू एंगल BOC, बट मुझे चाहिए कि आप प्रूव करो, आप इसको समझो, तो जरूर प्रूव करना, और होमवर्क यही रहेगा आज का. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ये जो हमने किया वो आपने ये सेकंड के लिए अप्लाई किया तो आ गया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताते हैं. नेक्स्ट वाला देखिए जरा ध्यान से. अब हम लोग चल रहे हैं भैया, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने जब पढ़ लिया तो एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दे सकते हो. अब तो पहला एक्सरसाइज इस प्रकार है कि ये CD है, ये AB है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है O पे. अब एक चीज दिया हुआ है तो लिख लेता हूं मैं गिवन में, एक एक चीज करके बताऊंगा, जरा ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे. AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70. ओके, AOC देखो ये वाला है, AOC एंड BOE ये वाला है, दोनों मिला के 70 है. मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 70, ऐसा दिया हुआ है. अब क्या बोला है कि BOD इज 40. दिस BOD मतलब BOD, दिस एंगल इज व्हाट, 40. ये कितना है, 40 है. ओके, तो मैं लिख देता हूं एंगल BOD इज 40. दिया ये भी है कि एंगल BOD इज व्हाट, 40 डिग्रीज. अब टू फाइंड क्या करने के लिए बोला है, देखते हैं. टू फाइंड लिखते हैं, टू फाइंड क्या क्या बोला है निकालने के लिए, कि एंगल BOE निकालो और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालो. ठीक है, ये दो चीज निकालना है. तो मुझे अगर रिफ्लेक्स की बात करूं मैं, रिफ्लेक्स एंगल COE, so it is always 360 माइनस एंगल COE. ओके, अगर रिफ्लेक्स COE की बात करूं, COE देखो किधर है, COE ये एंगल. सो ये रिफ्लेक्स मतलब इसके पीछे वाला ये वाला एंगल. ओके, रिफ्लेक्स बोलेगा तो COE इज दिस वन, तो उसका रिफ्लेक्स मतलब ये एंगल हुआ, बराबर है. सो ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले COE निकालना पड़ेगा. COE में से वो 360 में से एंगल ये माइनस कर दोगे तो हमको COE मिल जाएगा. ठीक है, तो वो लिख दिया मैंने. तो पहले हमको सॉल्यूशन में वी आर फाइंडिंग, तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड है तो सॉल्यूशन लिखते हैं. क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट में वी विल फाइंड आउट BOE. सो BOE निकालने के लिए जरा ध्यान से सुनो, ये BOE निकालना है, मतलब अगर AOC मिल गया यहां पे डाल दोगे तो BOE मिल जाएगा. तो चलिए हम लोग अगर BOE निकालना है तो पहले AOC निकालते हैं. सो AOC एंड BOD ये दोनों कितना है, दोनों क्या है, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये 40 तो ये भी कितना होगा, 40 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना. चलो लिख देते हैं. सो एंगल दिस एंगल AOC जो हमको चाहिए, it is equals to BOD. It is equals to what, BOD. They are vertically opposite angles, so they are equal. So therefore angle AOC is equal to BOD. कितना है, BOD, not A, it's BOD, है ना. So BOD. अब देखो AOC and this BOD are vertically opposite angles, so they are equal. So AOC BOD कितना है, 40. So AOC is also 40. अब सेकेंड पॉइंट में
अगर हमने AOC ये 40 निकाल लिया तो AOC की जगह पे 40 डाल देंगे तो BOE मिल जाएगा। सो ये जो दिया है लिख दो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। ये क्या है, गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल का मेजर 70 है। AOC कितना है, 40, लिख दिया 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 प्लस 40 उधर चला गया तो -40। सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40। So it will be equal to 70 minus 40 is what? 30. This is angle BOE. चलो BOE भी मिल गया हमें, है ना। ये 40 कहां से लिखा, फ्रॉम 1, तो लिख देना फ्रॉम 1। जहां से भी लिख रहे हो रीजंस लिखना ज्योमेट्री में बहुत अनिवार्य है। ओके, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो अब हम थर्ड पॉइंट में आते हैं। हमको क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलूं तो मुझे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। अगर मैं देखूं तो निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। सो इट इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE हमेशा। सो COE पहले निकालते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, COE निकालने के लिए थर्ड पॉइंट में दिस COE इज AOC प्लस COE, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE प्लस BOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू व्हाट, 180। देखो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया। ये एंगल मिला के तीन देखो, दो एडजेसेंट एंगल मिला के अगर 180 फॉर्म करता हो तो उसको लीनियर पैरांगल बोलते हैं। लेकिन दो से ज्यादा है एंगल्स और वो सब मिला के अगर 180 फॉर्म कर रहा है तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, है ना। स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दो से ज्यादा एंगल मिला के अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनाता हो तो ऐसे एंगल्स को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब देखो AOC और BOE ये दोनों मिला के दिया हुआ है। AOC प्लस BOE इज व्हाट, 70। सो इन दोनों के जगह पे हम 70 लिख देते हैं, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। इधर लिख देना, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, ये दिया है ना। सो AOC प्लस BOE 70 है तो उसके जगह पे उसको हटा दिया और 70 लिख दिया। सो एंगल COE मिल जाएगा, COE इज इक्वल टू 180 प्लस 70 इधर है तो -70 विच इज इक्वल टू 110। एंगल COE हमें मिल गया। अब COE मिल गया तो रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना कौन सी बड़ी बात है। सो रिफ्लेक्स एंगल COE इज 360 माइनस COE, तो दैट इज 360 माइनस 110 विच इज 250। सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to what? Yes, it is equal to 250। सबको समझ में आ गया होगा, हर एक जन को समझा होगा, तो जरूर कमेंट में बताना। और आप लोग सारे लोग जो भी देख रहे हो तो जरूर नोट करना है सब सारे क्वेश्चंस। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। जितना बार लिखोगे उतना अच्छा हो जाओगे ज्योमेट्री में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, जरा ध्यान से इसको भी समझिए, इसको भी जानिए, बड़ा इजी है और समझने वाली बात है। अब देखिए, लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट O, सारे डायग्राम में दिया हुआ है फॉर्मूला और सारे कुछ दिए हुए हैं। PO इज परपेंडिकुलर टू XY, यानी कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। परपेंडिकुलर है यानी कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। चलिए आपको ये बता देता हूं, व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बता दूं आपको मैं। ऐसे दो लाइंस जो इंटरसेक्ट करते हो, क्या करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, लेकिन कितने डिग्री पे, यस 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसे लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। जरा ध्यान से वापस से सुनिए, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं पहले।
परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब दो ऐसे लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। सो लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर at 90 degree. So this is line L and this is line M. How we will write on perpendicular? लिखेंगे कैसे? What is the symbol? Perpendicular का symbol है ऐसा, ओके ये ऐसा perpendicular symbol है, तो लिखेंगे कैसे? line L is perpendicular to line M. इजी है लिखना, चलो समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे बच्चों को आता भी वैसे भी। अब आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इसमें। लाइन दिस एक्स वाई को, ये पीओ परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहा है, उतना दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि a/b is 2:3, दिस इज ऑल्सो गिवन, तो मैं इधर लिख देता हूं दिस इज गिवन वैल्यू, गिवन डेटा तो लिखना जरूरी है। सो POY is 90 and this is POY is 90, a/b is 2:3 and you have to find this, ये हमको क्या करना है, टू फाइंड में लिखना, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन करता हूं, फाइंड करना है मतलब सॉल्यूशन करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में अगर मुझे C निकालना है, जरा ध्यान से समझना इस बात को, मुझे C यहां पे दिख रहा है ना, मुझे अगर C निकालना है, ये दिस इज C, ये अगर C निकालना है तो भैया C प्लस B मिला के देखो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो दिस C प्लस B इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन एंगल, ये दोनों एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, यानी कि लीनियर पेयर एंगल है, इसलिए दोनों का एडिशन कितना है, 180 डिग्री है। तो मुझे अगर C चाहिए तो B निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा। चलिए वही हमारा जॉब है कि पहले हम B निकालें। तो B कैसे निकालेंगे? वी नो दैट a/b दिया हुआ है, a/b is equal to 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सो a is equal to 2/3 into b, इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक, बराबर है। अब हमको ये बात भी तो पता है कि a प्लस b एक POX बन जाएगा। a प्लस b एंगल को जब मैं ऐड कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, ये वाला ये a है और ये क्या है, ये B है, ये दोनों मिला के POX फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हां सर हो रहा है, यानी कि ये A प्लस B इज इक्वल्स टू एंगल POX। अब ये फॉर्म हो गया तो हमको POX कितना है, 90 डिग्री है। वाई ये 90 डिग्री क्यों है, ये 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज ये PO परपेंडिकुलर है XY को, PO is perpendicular to XY, that's why this is 90 and we have to find out B, B निकालना है, तो A के जगह पे B का वैल्यू लिखो, A is what, 2/3 into B, प्लस कितना है, B है। अब ये इक्वेशन में सिर्फ B दिख रहा है तो B तुमको मिल जाएगा, दिस इज 2B प्लस 3 1s are, this is 1 है ना, so 3 1s are 3B, cross multiplying the whole upon 3 is equal to what, 90, and therefore this is 5B upon this is 3 equal to 90, cross multiply करेंगे, so B will be equal to 90 into 3, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, upon 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 8s are 40. So B will be equal to 8 3s are 24, it is 54, 18 3s are 54, so B is 54. सबको समझ में आ गया होगा। B जब 54 है तो C will be equals to, therefore this third point, ये C प्लस B स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया, 180 लीनियर पेयर एंगल्स। नाउ C मिल चुका, ये C चाहिए हमको, B का वैल्यू डाल दो, B इज व्हाट, 54, ये C की वजह से तो B निकालना पड़ा हमको, इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर C विल बी इक्वल्स टू 180 प्लस 54, उधर गया तो माइनस 54। अब ये देखो 10 में से 4 गया तो 6, दिस इज 7, 7 में से 5 गया तो 2 एंड दिस इज 1, सो एंगल C इज व्हाट, 126।
कितना इजी तरीके से आपने इसको समझा किया। अगर समझ में आ गया तो जरूर इसको वापस से दोबारा करना, बिकॉज जितनी बार अभी जैसे कि ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है, जितनी बार लिखोगे उतना समझ पाओगे उतना ही समझ पाओगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जानते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। सो पी क्यू आर एंड पी आर क्यू आर इक्वल। पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। यू हैव टू प्रूव, दिस इज गिवन, मैं गिवन लिख देता हूं ऊपर ही। सो दिस इज गिवन वैल्यू। गिवन में क्या आएगा ये लिखना, एंड दिस इज टू प्रूव, आपको दिया है, दिस इज वी हैव टू प्रूव कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। बहुत सिंपल तरीके से मैं करूंगा और आप अगर उसको ध्यान से देख लोगे तो बहुत सिंपल आपके लिए भी हो जाएगा। मुझे क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो देख लो पहले। सो पी क्यू एस, सो पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल है पी क्यू एस। चलिए लिखता हूं मैं ब्लू वाला। सो एंगल पी क्यू एस जो चाहिए, और उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, ये वाला है पी क्यू आर, है ना रेड वाला। इसका नाम क्या लिखोगे, पी क्यू आर। सो एंगल पी क्यू आर, ये दोनों मिलाके स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म कर रहे हैं। दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों का वैल्यू कितना होगा, दोनों का एडिशन इज 180। दे आर लीनियर पेयर एंगल। क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल फॉर्म किया। दो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, एडिशन इज 180। दे आर लीनियर पेयर एंगल। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई। तो वैसे ही जैसे ये प्रूफ ये है, वैसे दूसरा भी तो है। सेकेंड पॉइंट में मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं देखो जरा ध्यान से फिर से, कि दिस एंगल, ये ग्रीन वाला, दिस इज पी आर टी, दिस इज व्हाट पी आर टी, और पी आर क्यू दोनों एडजेसेंट एंगल्स है 180। चलो लिख देता हूं मैं, है ना, पी आर टी चाहिए मुझे सेकेंड पार्ट में। सो एंगल पी आर टी प्लस एंगल दिस पी आर टी प्लस पी, उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है, पी आर क्यू। पी आर क्यू कितना है, 180। अगेन दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं भाई, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो दोनों 180 है। सो थर्ड पॉइंट में मैं ऐसे लिख पाऊंगा ना कि एंगल पी क्यू एस दोनों 180 है। भैया देखो जरा ध्यान से, दोनों का वैल्यू कितना मिला, 180 से इक्वल मिला, यानी कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर is equals to angle PRT plus angle PRQ. This is from 1 and 2. Both are equal to what? 180. So ये दोनों इक्वल। अब मुझे ये बात तो पता है ना कि ये दोनों एंगल इक्वल है। Let this equal to x. ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों को x ले लो, क्या प्रॉब्लम है। दोनों का वैल्यू अगर मैं x ले लेता हूं, दोनों का वैल्यू अगर मैं x ले लेता हूं, सो मैं इधर लिख पाऊंगा कि एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर कितना है भैया, x है। पी क्यू आर क्या है, x है, तो x लिख दिया। एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू भी कितना है, x है, तो x लिख दिया। अब दोनों साइड से कैंसल, प्लस एक्स बचा क्या, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, है ना। कितना सिंपल तरीका से आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भैया x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड है, w प्लस जेड है, दिस इज गिवन। मतलब ये x प्लस वाई का वैल्यू w प्लस जेड से इक्वल है। देन प्रूव दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो AOB स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है, दिस इज वी हैव टू प्रूव। चलो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रूव करने के लिए। हमने लीनियर पेयर एक्सियोम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि लीनियर पेयर जब दो एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 होगा
तो भैया नॉन पैरेलल जो नॉन कॉमन साइड है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो अगर मैं देखो ध्यान से कि ये x और y दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, x एंड y क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। अगर 180 हो जाता है तो भैया जो नॉन पैरेलल साइड्स है OB और OA स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर जाएगा, है ना? यही तो बात है। तो बस इतना ही लिखना हमको। अब देखिए कैसे लिखते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। तो लिखेंगे, अब इसमें टू प्रूव है तो प्रूफ क्या लिखोगे भैया? प्रूफ, सॉल्यूशन नहीं। जब टू प्रूव दैट आए तो प्रूफ। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमको यह बात पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना है? x पूरा सर्कल फॉर्म कर रहा है, कंप्लीट सर्कल, फॉर्मिंग कंप्लीट सर्कल। देखो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये सारे ऐड हो गए तो एक सर्कल बन गया। एक सर्कल का जब ऐसा पूरा सर्कल बनेगा तो वो 360 रहेगा। सो क्या लिखोगे? इक्वल टू 360 एंगल एट अ पॉइंट लिखो, या फिर फॉर्मिंग कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। अब देखो जरा, मुझे ये बात तो पता है ना, x प्लस वाई एक साथ रखा, और ये w प्लस जेड, इसके जगह पे हम वापस से x प्लस वाई लिख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, सही है? हाँ सर बिल्कुल, इक्वल टू 360, इक्वल टू व्हाट? 360। एक इधर लिखना पड़ेगा, सिंस दिस w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई गिवन, है ना? यही दिया था, दैट्स वाई w प्लस जेड की जगह पे हमने x प्लस वाई लिख दिया। अब ये 1 टाइम प्लस ये 1 टाइम्स, है ना? प्लस है ना बीच में, सो 1 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स, ये प्लस ऐसे रखा था, w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख दिया। अब यहां से ये एक बार प्लस ये एक बार, टोटल 2 बार x प्लस वाई हो गया, इज इक्वल टू 360। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, एंड देयरफॉर दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 360 बाई 2 कितना होता है? 180। यही तो प्रूफ करना था हमको। x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, अगर x प्लस वाई 180 है, x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स, बट x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? अगल बगल वाले एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अगर वो एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों का एडिशन 180 है, तो नॉन जो कॉमन आर्म है OB और OA स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, देयरफॉर AOB इज स्ट्रेट लाइन। बराबर है, खत्म हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और जरूर इसको 1-2 बार करना तो आप लोग हर एक चीज इसमें समझ पाओगे। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पक्का आएगा, है ना? एग्जाम में पक्का आएगा। ओके चलिए, लिख दिया मैंने, एग्जाम में पक्का आएगा तो आएगा। अब इसको समझना बूझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें दिया है कि RO इज परपेंडिकुलर टू PQ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है। गिवन क्या है कि RO इज परपेंडिकुलर टू PQ, दिस इज वी हैव टू प्रूव ओके, कि this ROS is half of QOS माइनस POS। अब देखो जरा ध्यान से, इसको हम क्या करते हैं, अब देखिएगा तो मैं लिखूंगा, प्रूफ लिखूंगा इसका, तो ध्यान से देखना। एक चीज अगर देखा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले इधर देखो QOS, सो ये QOS एंगल, QOS का वैल्यू निकालता हूं। सो दिस QOS विल बी ROQ प्लस ROS, बराबर है? सो दैट इज ROS प्लस ROQ, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ।
है ना, दो एंगल को ऐड करके, दैट इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, दो एंगल को ऐड करके एक बड़ा एंगल मिलता है तो उसको एंगल एडिशन प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। अब देखो जरा क्या किया, ये एंगल प्लस ये एंगल ऐड किया, ये दोनों एंगल ऐड किया तो क्या मिलेगा, ROQ ROS ऐड करोगे तो QOS मिल जाएगा। वही लिखा है कि QOS इज ROQ प्लस ROS। अब ये होने के बाद में देखो हमको प्रूव करते वक्त QOS चाहिए, ROS हमको ROQ कितना है, RO इज परपेंडिकुलर टू PQ, सो ROQ इज 90 लिख देते हैं। ROS भी चाहिए, सो उसको एक साइड रखेंगे, बट ठीक है अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे रखते हैं, फिर बाद में लेके आते हैं। QOS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस यहां पे ROQ इज व्हाट, 90 क्यों है, बिकॉज RO इज परपेंडिकुलर टू PQ, है ना, RO परपेंडिकुलर था इसलिए ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 90 डिग्री लिख देता हूं मैं, 90 डिग्री का ये साइन है तो दिस इज व्हाट, 90 डिग्री, तो देख लिख दिया मैंने 90। अब हमको 90 कहीं भी इसमें चाहिए नहीं तो 90 एक साइड रखते हैं, बाकी ROS एक साइड चाहिए। देखो इसमें प्रूफ करते वक्त ROS और QOS चाहिए तो ROS QOS एक साइड लेके आ जाओ, तो एंगल QOS प्लस ROS इधर आएगा तो माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू व्हाट, 90, प्लस इधर गया तो माइनस हो गया, बस इतना ही किया। अब ये होने के बाद में सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जरा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। हमको दूसरा जैसे QOS को रिलेशन ढूंढा वैसे POS का देखते हैं। सो POS, एंगल POS प्लस दिस POS के साथ में, ब्लू के साथ करता हूं, जरा ध्यान से सुनना, दिस POS के साथ में ये वाला एंगल इज POS, उसके साथ में अगर मैं ये एंगल ऐड कर दूं सो दिस POS प्लस ROS इज इक्वल टू 90, फिर से ROP बन जाएगा, है ना, तो लिख देता हूं मैं POS प्लस ROS इज इक्वल्स टू ROP। ROP कितना है, 90 है ना, दिस इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से दो एंगल को ऐड करके बड़ा एंगल मिला। दिस इज POS चाहिए हमको प्लस ROS चाहिए हमको, ऐसे लिखा इक्वल टू 90 लिख दिया। ये 90 क्यों है, दिस इज 90, वाई इट इज ROP 90 क्यों है, ROP 90 क्यों है भाई, क्योंकि RO परपेंडिकुलर है PQ को, तो लिख देता हूं सिंस RO इज परपेंडिकुलर टू PQ, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री। अब हमको ये बात पता चल गई कि ये 90 है, सो एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू, ये 90 के जगह पे भैया 90 के जगह पे ये डाल सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो लिखेंगे एंगल QOS माइनस एंगल ROS फ्रॉम 1। क्या किया हमने, ये 90 के जगह पे हमने 90 का वैल्यू लिखा, QOS माइनस ROS लिख दिया। अब क्या करेंगे, जितने भी ROS है एक साइड, देखो ROS उधर प्रूफ में RO एक साइड है, QOS POS एक साइड है, तो बस वही करेंगे, ROS एक साइड लेके आएंगे। सो दिस इज एंगल ROS, ये माइनस वाला ROS इधर आएगा तो प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS, ये POS उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल POS। सिंपल हो गया। अब ये 1 टाइम ROS प्लस 1 टाइम ROS मतलब 2 टाइम्स एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल, दिस इज QOS माइनस एंगल POS। अब ये हो गया तो भैया 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि हमको ROS एक साइड चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ROS इज इक्वल टू, इधर ऊपर है 2, सामने गया तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो दिस इज एंगल QOS माइनस एंगल POS। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको जरूर 2 से 3 बार
लिखना, तब जाके ये दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ऐसा नहीं है, समझ में आता है लेकिन कुछ क्षण बाद हम भूल जाते हैं। तो भूलना क्यों है भाई? क्योंकि हम प्रैक्टिस कम करते हैं, लिखने वाली प्रैक्टिस। एक बार लिखना 10 बार पढ़ना एक बराबर होता है। तो 2-3 बार जब लिखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर जरा ध्यान से सुनिए। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। चलो बना लेते हैं एक्स वाई जेड, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक्स वाई जेड इज व्हाट? 64। अगर मैं बोलू दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, दिस इज व्हाट? 64। चलो लिख दिया। एंगल एक्स वाई गिवन में लिख देता हूं कि गिवन एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। अब प्रॉब्लम कहां पे मालूम है? डायग्राम नहीं दिया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डायग्राम भी हमको जो गिवन डेटा है उसको इंटरप्रेट करके बनाना है। तो 64 यस एक्यूट एंगल बनाए, और फिर क्या बोला है कि ये एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ये जो एक्स वाई है, एक्स से वाई, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया मतलब उसको लंबा किया कहां तक? पॉइंट पी तक। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर बनाई। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब ये पढ़ने के लिए पहले बाइसेक्टर जानना पड़ेगा। चलिए एंगल बाइसेक्टर के बारे में हर एक चीज आपको मैं बताते रहूंगा। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हर एक चीज, जहां पे भी कुछ नया दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। अब समझिए एक बात को कि अगर ये हमारा एक एंगल है, दिस इज पी क्यू आर। अब ये रे है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। मतलब एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो Q और ये S लिख दिया। QS is a angle bisector of QS is angle bisector of angle PQR। ये PQR का QS क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। मतलब क्या है कि PQR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर ऐसा एक रे है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना? सो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। सो ये बात ध्यान में रखना है कि एक एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो दैट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बेसिकली बाइसेक्टर नाम क्या है? बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो रे विच बाइसेक्ट्स एन एंगल इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 तो बनाया, और फिर बोला है कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करो अप टू पॉइंट पी, एंड फिर इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। तो जेड वाई पी एंगल को क्या कर रहा है? रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो दिस इज y, दिस इज q। दिस रे y q, y से निकल रहा है q तक। सो रे y q क्या कर रहा है? z y p को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल x, या फिर a ले लो सबसे अच्छा, स्मॉल a स्मॉल a। ओके, अब यहां से ये तुमको दिया है वो लिख दो कि y q बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। ओके, ये गिवन था। देन यू हैव टू फाइंड क्या करने के लिए बोला है? पहले बोला है एक्स वाई क्यू निकालो, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स एंगल QYP। चलो देखते हैं अभी क्या क्या है
फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे, क्योंकि फाइंड आउट करना है तो सोल्यूशन लिखूंगा मैं। फर्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से सुनना है बात को, क्या बोला है देखिए जरा, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, अगर मैं एक्स वाई क्यू निकालने की कोशिश करता हूं, एंगल एक्स वाई क्यू, दिस एक्स वाई क्यू कंप्राइजेस ऑफ दिस 64 एंड दिस ए, ये ए दिस 64 और ए ऐड करूंगा तो एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। सो लिखूंगा 64 प्लस ए। अब मुझे ए मिलेगा तो जाके एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। तो पहला जॉब इज टू फाइंड आउट ए, और सेकेंड जो निकालना है वो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अगर मैं वो भी लिखता हूं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, सो दिस इज 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, यही पढ़ा था ना हमने। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। 360 में से क्यू वाई पी माइनस करेंगे तो 360 माइनस क्यू वाई पी कहां पे है वो देखिए, क्यू वाई पी, यानी कि ए 360 में से ए माइनस करूंगा तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी भी मिल जाएगा। मतलब ये दोनों अगर निकालना है तो हमको ए तो निकालना ही है। तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा देखिए जरा, दिस 64 प्लस ए इज स्ट्रेट लाइन एंगल, है ना। 64 प्लस ए इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन एंगल्स, बराबर दिखाई दे रहा है। देखो जरा वापस से देखो इसको, जब इसको समझोगे एकदम अच्छे से तो मजा आएगा। ये 64 प्लस ये ए प्लस ये ए, ये तीनों मिला के स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया यानी कि 180 हो गया। अब देखो जरा 64 उधर लेके जाओ, ए प्लस ए इज व्हाट, 2a सिंप्लीफाई करते हैं, 180 प्लस 64 उधर का तो माइनस 64, सो दिस इज 116, सही है। 10 में से 4 का तो 6, तो 7 में से 6 का तो 116, दिस इज 2a, सो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 116, ये इंटू 2 है सामने का तो अपॉन 2, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 5 10, 2 5 10, देन 16, 2 8 16, बराबर है। सो a इक्वल टू 58 मिल गया। अब a मिल गया तो एक्स वाई क्यू निकाल पाओगे, एक्स वाई क्यू इज 64 प्लस ए, दैट इज 64 प्लस दिस इज 58, टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 कैरी 1 2 2, दिस इज एक्स वाई क्यू इज 1 2 2, बराबर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज 360 माइनस क्यू वाई पी, दैट इज 360 माइनस ए, तो 360 माइनस 58, so it will be 302 is reflex angle QYP। बहुत इजी तरीके से आपने फर्स्ट एक्सरसाइजेस को कर लिया और होप कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझे हों। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये उसका पहले बेसिक क्या है। बेसिक जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए देखते हैं पहले। पहले हम लोग पैरेलल लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए जानते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सिंपल लगेगा आपको, और वो अगर जान गए तो बस काम हो जाता है। फिर हम लोग और एक दो चीज पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिएगा जरा, अगर मैंने बोला कि दो लाइंस है और उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक लाइन, तो दिस इज आवर टू लाइंस, दिस इज एक लाइन है, दिस इज अनदर लाइन, दिस इज इंटरसेक्टेड बाय दिस लाइन। ओके, एक बात समझ में आई, जरा ध्यान से सुनना इसको सुनने को समझोगे तो समझ पाओगे। दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम, दिस इज लाइन टी। तो ये टी क्या कर रहा है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो पहले अगर ट्रांसवर्सल तुमसे पूछा जाए, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, a line which intersect
टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइन को जो इंटरसेक्ट करता है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो जब भी ट्रांसवर्सल की बात आती है, मतलब दो लाइंस को एक लाइन कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल की बात आई, तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म्ड। क्या हो गया? कुछ टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म हो गए। चलिए देखते हैं हम लोग। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, है ना, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो पहला जो मैं बताऊंगा दैट इज अल्टरनेट एंगल्स, या फिर पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो देयर आर 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितने पेयर? 4 पेयर बनते हैं। कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, वो आपको मैं कलरफुल वे में बताऊंगा। देखो, ये ऊपर ऊपर वाला एंगल है ना, या फिर ये वाला एंगल, या फिर ये वाला और ये वाला एंगल, या फिर ये और ये एंगल। सो देखो जरा, पेयर ऑफ मैं बोलूं तो ए के साथ ई है, ए एंड ई आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर दूसरा पेयर कौन सा है? बी और जी, लाइन के ऊपर ऊपर ही दोनों, है ना, एक ही साइड में ऊपर ऊपर। सो बी और जी, बी एंड जी। वैसे ही लाइन के नीचे ये सी है, यहां पे भी सी है एक ही साइड में, तो दैट सी और एफ, तो सी एंड एफ। लास्टली जी, दिस डी एंड ये पॉइंट वाला कौन सा है? एच। तो नीचे नीचे बट एक ही साइड में नीचे नीचे। सो डी और एच, डी एंड एच। तो ये बात समझने की है। वैसे ही पेयर ऑफ सेकेंड इज अल्टरनेट एंगल्स। सो अल्टरनेट एंगल्स कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर्स। अब बच्चे बोलेंगे भैया सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों नहीं लिखा? हाँ, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीरियर एंगल की बारे में बात करूंगा मैं, वैसे भी एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात नहीं करने वाला हूं यहां पे मैं। ओके, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल दो या अल्टरनेट एंगल्स बोल दो, दैट इज वन एंड द सेम। सो अल्टरनेट एंगल्स अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ये कलर से करूंगा। तो जो भी Z फॉर्म करता हो, देखो ये C वाला और ये G वाला, C एंड G, देखो Z फॉर्म कर रहा है, तो C एंड G, C एंड G। उसके बाद में दूसरा पेयर जो है वो E एंड D, E एंड D, सब ये वाला कलर से E एंड D, ठीक है, E एंड D। उल्टा Z या सीधा Z कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो Z फॉर्म करता है, दो एंगल मिला के Z फॉर्म करे, उल्टा या सीधा, वो दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ठीक है। अब लास्टली इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज 2 पेयर इसके भी होते हैं। अब देखिएगा कौन कौन से 2 पेयर होंगे, तो मैं इसको ग्रीन से लिखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। सो जो C फॉर्म करे एक साइड में, उल्टा या सीधा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C कौन फॉर्म कर रहा है? C और E मिला के। तो पहला कौन सा भैया? पहला पेयर है C एंड E, है ना, C एंड E, एक ही साइड में अंदर वाला एंगल C एंड D, और इधर भी D एंड G, D एंड G। अगर इतना समझ गए तो काम बन जाता है हमारा। और तब हम आते हैं पैरेलल लाइंस। जब ऐसा होगा कि ये जो लाइन ट्रांसवर्सल है पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तब क्या होगा वो जानते हैं। चलिए, तो मैं आपको वापस से 2 पैरेलल लाइंस बताता हूं, 2 पैरेलल लाइंस बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो दिस आर 2 पैरेलल लाइंस। ये लाइंस कैसे हैं? पैरेलल है, ठीक है, दिख रहा है मुझे कि दोनों लाइंस कैसे हैं? पैरेलल है। सो लाइन L एंड लाइन M
line L is parallel to M, and this T is a transversal, एक transversal line है, this is T, so this is T is a transversal, T is transversal, T is ट्रांसवर्सल मीन्स दो लाइन को कट करे, दो से ज्यादा लाइन को, तो वैसा लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे. सो दिस इज ट्रांसवर्सल. अब ऑब्वियसली यहां पे भी भैया ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे, तो लिख देता हूं मैं कि दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. तो जब भी लाइंस पैरेलल होंगे तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ही, लेकिन इसमें corresponding pair of corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. If L is parallel to M, then corresponding angles are equal. अब वापस से मैं लिखूं तो corresponding angle क्या क्या होंगे इसमें? इसमें होंगे A और E, D and F, then G and C, then this D and this H. So they are equal. So they, अगर मैं लिखूं तो A is equal to E लिख पाऊंगा, A is equal to E, B will be equals to F, B वाला F से इक्वल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है तो C वाला G से, C is equal to G, and this D is equal to H. D is equal to H. Corresponding angles are equal. Similarly, if lines are parallel, then जो alternate angles है, alternate angles are also equal. Alternate angles are also equal. It means what? जो C फॉर्म, जो Z फॉर्म करता होगा, तो C और देखो फिर से मैं बना दूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, और फिर ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो C is equals to F, C is equals to F. वैसे E is equal to D, so D is equal to what? E. उल्टा सीधा ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, हो गया. सो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है, बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? इंटीरियर एंगल्स पे. सो इंटीरियर एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब देखो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूछोगे बच्चे तो बता दूं पहले से ही, है ना, पहले से ही आपको एक चीज बता दूं इसमें कि जब भी दो एंगल, कोई भी दो एंगल, सपोज करो x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल्स टू 60. So x plus y is equal to 30 plus 60. 30 plus 60 कितना आ रहा है? Yes, this is 90. So जब भी कोई भी दो एंगल्स हो, दोनों का एडिशन अगर 90 है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. देन x and y are कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वैसे ही अगर मैं बोलूं x is equal to 110 and y equal to 70, so x plus y is what? 110 plus 70 which is equal to 180. so मतलब दो एंगल्स का एडिशन अगर 180 है, so x and y are supplementary. क्या है? सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो दो एंगल्स के एडिशन अगर 180 होंगे तो सप्लीमेंट्री, दो एंगल के एडिशन अगर 90 होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री. ओके चलिए, तो अब बच्चा बोलेगा सर लीनियर पेयर एंगल. भैया लीनियर पेयर एंगल में और इसमें सप्लीमेंट्री में थोड़ा फर्क है. वो लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल इज नॉट लीनियर पेयर. अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो दिस इज 70, दिस इज 110, ऐसा लिख देता. दिस इज PQR एंड दिस इज UVW. सो मुझे ये बताओ, दोनों एडिशन 180 है, बट क्या वो एडजेसेंट है? क्या नहीं. मैंने लीनियर पेयर एंगल क्या बोला? एवरी लीनियर पेयर एंगल इज सप्लीमेंट्री, बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर. व्हाई? बिकॉज भैया एडजेसेंट होगा. अगर सप्लीमेंट्री है और दो एंगल्स वो एडजेसेंट है
तो ही वो क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे, अदरवाइज कैसे हो सकते हैं ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं बातों को। तो हम आते हैं अपने इंटीरियर एंगल्स पे। ओके, चलिए, कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो सी और ई है, तो सी और ई मिला के क्या होगा, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 प्रूफ होगा। अब ये सी और ई एंगल है, एडजेसेंट थोड़े है, बट सप्लीमेंट्री है। डी एंड एफ, ये सी इधर भी सी फॉर्म कर रहा है, डी और एफ, तो दे आर इंटीरियर एंगल्स। सो डी प्लस एफ इज ऑल्सो इन 180 सप्लीमेंट्री बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। और लाइंस पैरेलल होंगे तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सब लिख दिया हमने, बात समझ में आ गई होगी आपको कि पैरेलल लाइंस होगा तो क्या होगा। तो यहां पे मैं बता दूं कि इसको बोलते हैं, लाइंस अगर पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम है। अब आपको एक और बात बता दूं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम है और उसका कन्वर्स, मतलब अगर ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सो इफ पेयर ऑफ corresponding angles are equal, then lines are parallel। वैसे इसमें भी if converse में ये क्या है, alternate angle axiom, इसका converse क्या होगा, if pair of alternate angles are equal then also lines are parallel। वैसे ही this is interior angle axiom कि लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बट उसका उल्टा भी, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स क्या हो गया होगा, इसमें भी कन्वर्स, इसमें भी कन्वर्स। कन्वर्स इसमें क्या होगा कि इफ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल। ओके, चलो अब ये सब तुमने पढ़ लिया तामझाम, तो एक चीज पढ़ना बड़ा जरूरी है कि अगर L is parallel to M and L is parallel to N, लिख देता हूं मैं कि ये दो लाइंस हैं, L is parallel to M, L is parallel to M and L is parallel to N also, L is parallel to N also, then you have to prove this is given, this is what given। तो to prove क्या करना है हमको कि this L is parallel to M, L is parallel to N, so these two lines are parallel to the same line, so they are parallel to each other, it means you have to prove M is parallel to N। अब प्रूफ देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। अब इफ L is parallel to M, जब L M को पैरेलल है, दिस इज गिवन, जब L M को पैरेलल है तो 1 is equal to 2, angle 1 is equal to angle 2, these are what corresponding angles, corresponding angles are equal, so corresponding angle axiom। लाइंस पैरेलल होंगे तो corresponding angles equal होंगे ना। अगर मैंने बोला है L is parallel to M, तो 1 और 2 क्या है, corresponding angles है, और वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैसे ही थर्ड पॉइंट में L is parallel to N also, this is also what given। अगर ये इससे पैरेलल है, L is parallel to N, देन इसका भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, फर्स्ट और ये थर्ड, वो भी दोनों तो इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। फोर्थ पॉइंट में हमको 2 और 3 से क्या, 2 और 4 से क्या दिखता है, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 3, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम 2 एंड 4। हमने पढ़ा था यूक्लिड एक्सियोम में कि अगर दो चीजें एक सेम चीज को इक्वल है, तो ये देखो 2 and 3 these are equal to the same thing, that is 1, and that's why they are equal to each other, लिख दिया मैंने। अगर 2 और 3 इक्वल है तो these are corresponding angles, है ना, for line M and N। So if corresponding angles are equal, then lines are parallel, so L is parallel to M, then we have this हमारे में क्या मिल रहा है,
दिस 2 इज इक्वल टू 3। जब 2 3 से इक्वल है मतलब वो m और n का क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, सो m इज पैरेलल टू n। दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें आपको बता दूं कि जो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थ्योरम जो पढ़ा दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया ना। आखिरी अब हम चलते हैं हमारे एक प्रॉपर्टी पे, और यहां वो हम ट्रायंगल में डिराइव करने वाले बट यहां पे पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट। ओके, तो चलिए जान लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस ट्रायंगल इज व्हाट, ए बी सी। सो इसका मेजर A, इसका मेजर B, इसका मेजर C। सो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। दैट इज सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी। हम ट्रायंगल में ये वैसे भी प्रूव करने वाले हैं, तो यहां पे मैंने आपको प्रॉपर्टी एज एन प्रॉपर्टी बता दी कि एक ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का एडिशन हमेशा क्या होगा, 180 होगा। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, 180। अब हम बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले डेटा देख लें, डेटा एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ए बी भी सी डी को पैरेलल और ई एफ भी सी डी को पैरेलल। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि सब पैरेलल हो गए एक दूसरे से। उसके बाद में ये बोला है कि फाइंड आउट एक्स इफ वाई इज टू जेड, वाई अपॉन जेड की वैल्यू दी है दैट इज 3/7 है ना, वाई अपॉन जेड इज 3/7 दिया है। अब एक बात समझिए इसमें कि ये देखूं मैं, एक्स निकालना है मुझे। सो एक्स और वाई, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई is what, supplementary interior angles है। x and y are what, interior angles are what, supplementary। if lines are parallel, AB is parallel to CD, हमको ये तो interior angle दिख रहा है x and y, so they will be supplementary, so x plus y is 180। interior angles are supplementary। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मुझे x अगर निकालना है तो y का वैल्यू x के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो एक बात समझिए यहां पे कि ए बी ई एफ को भी पैरेलल है। अगर ए बी ई एफ को पैरेलल है सो एक्स और जेड इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो मैं लिख देता हूं एक्स इक्वल्स टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पढ़ा था ना हमने कि ये ए बी ई एफ को पैरेलल है तो ये z फॉर्म कर रहा है, x और z मिला के z फॉर्म कर रहा है। सो x एंड z आर व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दे आर इक्वल, सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो x इक्वल टू z। अब हम क्या करेंगे, z के जगह पे यहां पे x डाल देंगे। दिस इज गिवन वैल्यू कि y बाई z इक्वल टू 3/7। सो x इक्वल टू z है तो z की जगह पे x डाल दिया, तो y बाई x इज इक्वल टू 3/7। दिस इज फ्रॉम 1, यहां पे मैंने इसको 1 डाल दिया, लिख देना फ्रॉम 1। अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, y को मैं x के फॉर्म में लिख लेता हूं। सो y विल बी इक्वल टू 3/7 इंटू x, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो y का वैल्यू है x के फॉर्म में यहां पे डाल दूंगा तो इक्वेशन x के फॉर्म में मिल जाएगा। सो x प्लस y कितना है, 3/7 इंटू x इज इक्वल टू 180। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू x विल बी 7x प्लस दिस इज 3x, द होल अपॉन 7 इज इक्वल टू 180। सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए भाई।
3 plus 7 is what? 10. 10x upon 7 is equal to 180 and therefore this x will be equals to 180. ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो इंटू अपॉन 7 में था, सामने क्या तो इंटू 7 में हो गया, और ये इंटू 10 है, सामने तो 110. 0 0 कैंसिल. 7 8 is 56. 126 is x. है ना, बहुत सिंपल वे में किया तुमने. यहां पे कहां से डाला भैया? ये y के जगह पे, है ना, कहां से डाला? दिस इज फ्रॉम 2, तो लिख देना दिस इज फ्रॉम 2. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम, और सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिया सिंपल वे में, तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जानना जरा ज्यादा जरूरी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि इफ AB is parallel to CD, this AB is parallel to CD and GED is 126. GED is 126. मतलब ये टोटल 126 दिया हुआ है. 126 लिख दिया मैंने इसमें. फाइंड AGE. AGE मतलब हमको पहले क्या निकालना है? हमको निकालना है ये एंगल AGE. तो ये किससे इक्वल होगा? ये तो इससे इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस, सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अब ये और ये मिला के Z फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो ये 126, तो ये भी कितना होगा? 126. खत्म. चलो, और दूसरा देखना है GEF. GEF ये एंगल निकालना. चलो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं. हमको ये बात तो ये भी इधर भी दिख रहा है कि अगर ये दिस इज 90, सो 126 में 90 गया तो GEF भी हमको मिल जाएगा. और फिर FGE ये एंगल भी दिस प्लस दिस इज 180. स्ट्रेट लाइन. तो सारी चीजें हमने देख ली भैया. डायग्राम से ही पता चल जाता है. डायग्राम ठीक से एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो पहले गिवन अच्छे से रीड करो, फिर टू फाइंड मिल जाएगा. चलिए सोल्यूशन करता हूं मैं इसका. सोल्यूशन जरा ध्यान से देखिएगा कैसे लिखते हैं इसको. पहला पॉइंट अगर मैं देखूं, मुझे क्या निकालना है? AGE. AGE तो मुझे ये तो बात पता ना कि AB is parallel to CD. लिख देता हूं AB is parallel to CD. दिस इज व्हाट गिवन. अगर ये AB CD को पैरेलल है, सो दिस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. सो इट मींस दैट AGE, इसका पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है? GED. बराबर है. सो इक्वल टू एंगल GED. alternate angles are equal. So angle AGE is GED कितना है भैया? GED is what? 126. तो लिख दिया 126. हो गया खत्म. GED की जगह डाल दिया उसका वैल्यू. अब ये मिल गया 126. हमको सेकंड में GEF निकालना है. देखो जरा सेकंड में GEF कैसे निकालता हूं. सो एंगल GEF जरा ध्यान देखो. GEF प्लस FED प्लस एंगल FED इज इक्वल टू ये GEF प्लस FED, वो GED बनता है कि नहीं? है ना. फिर से देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल, टोटल एंगल GED बन गया है ना. दैट्स वाई दिस इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. अब हमको GEF निकालना है, और FED कितना? 90 है. FED 90 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है. इज इक्वल टू दिस इज 126, वो भी दिया है. 90 क्यों लिखा? बिकॉज F इज परपेंडिकुलर टू CD, है ना. ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई इट इज 90. ये F इज परपेंडिकुलर टू CD, दैट्स व्हाई इट इज 90. अब 90 उधर गया तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 प्लस 90 उधर गया तो माइनस 90. बचा कितना? 36. So angle GEF is equal to what? 36. अब हमको क्या निकालना है? नेक्स्ट वन FEG निकालना है. यही बोले ना FGE. सॉरी, FGE is this one. जरा ध्यान से देखो, ये एंगल हमको निकालना है. सो FGE प्लस ये ऐड कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, मतलब लीनियर पेयर बन जाएगा. तो चलो लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट में कि एंगल दिस FGE प्लस एंगल AGE इज इक्वल टू 180. दिस इज लीनियर पेयर एंगल. बराबर है, लीनियर पेयर एंगल है. अब ये लीनियर पेयर एंगल है तो हमको AGE तो पता है 126 है.
सो एंगल एफ जी ई प्लस 126 इज इक्वल टू 180. दिस इज फ्रॉम 1. अब मैं चाहूंगा कि ये आप लोग एफ जी ई बताना कि कितना मिलता है, और जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना. कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर डाल देना कि कितना मिलता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. होप कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपको समझ रहा है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करने वाला है, तो इसलिए एग्जाम में आया हुआ है. और इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी. दिस इज गिवन वैल्यू, और दिस इज 110, दिस इज 130. यू हैव टू फाइंड आउट क्यू आर एस, मतलब ये एंगल आपको निकालनी है. एक्स मैं लिख देता हूं, एक्स आपको निकालनी है. ठीक है, ये एक्स हमको निकालना है. जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं मैं. कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट आर पैरेलल टू पी क्यू. एक लाइन ड्रॉ करूंगा आर से जो पी क्यू को पैरेलल है. क्या है, पी क्यू को पैरेलल है, दिख रहा होगा. मैं एक काम करता हूं, डॉटेड लाइन बनाता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा. So this is draw a line from point R, draw a line, इधर नाम डाल देता हूं XY. Draw line XY passing from R parallel to PQ. Draw XY parallel to PQ. पैरेलल का साइन है ये, पैरेलल टू पी क्यू, एंड पासिंग फ्रॉम पॉइंट आर, पॉइंट आर से पास हो रहा है. पॉइंट पासिंग फ्रॉम पॉइंट आर या थ्रू पॉइंट आर, दैट इज वन एंड सेम. अब प्रूफ देखिएगा जरा, या सॉल्यूशन हमको सॉल्यूशन वैल्यूज निकालनी है. तो सॉल्यूशन पे आ गए. अब जरा ध्यान से समझिए इसको. PQ is parallel to XY कंस्ट्रक्शन में है ना. PQ is draw line XY parallel to PQ. So PQ is parallel to XY and this PQ is parallel to ST. मतलब तीनों लाइंस पैरेलल हो गए, है ना, एक्सियम से. ये इससे पैरेलल, ये वाला इससे पैरेलल, तो ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल. ठीक है. अब ये होने के बाद में एक बात समझिए कि अगर ये 110 है, ये 110 है, तो ये हम निकाल पाएंगे. इसका नाम हम दे देते हैं, इजी करने के लिए इसका नाम हम दे देते हैं ए. इसका नाम देते हैं स्मॉल ए. दिस इज स्मॉल बी. सो दिस 110 प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट, 180. 110 प्लस ए इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं, 110 और ये ए इंटीरियर एंगल्स हैं. सो दे आर सप्लीमेंट्री. सो 110 प्लस ए इज 180, सो इक्वल टू 180. इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंटरी. सो दिस A will be equals to 180 plus 110 उधर गया तो minus 110, which is equal to what, 70. So A equal to 70. A हमको 70 मिल गया. ये कितना मिल गया, 70 मिल गया. ये A कितना मिल गया, 70 मिल गया. Now this ST is parallel to XY. ST क्या है, XY को पैरेलल है. तो अगर वो पैरेलल है तो एंगल STR, देखो जरा ध्यान से समझना इस बात को. ये बात समझ में आ गई तो काम हो जाएगा मेरा. ये देखो, ये एंगल है ना, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल. बराबर है ना, जेड फॉर्म कर रहा है, बराबर है. सो लिखते हैं एस टी बी इज इक्वल टू एक्स आर एस. तो पहले मैं लिखता हूं एंगल एक्स आर एस इज इक्वल टू एक्स आर एस इज इक्वल टू एस टी आर TSR. ये एंगल का नाम क्या है, TSR. दिस इज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. XRS बोलेगा तो A प्लस एक्स है. सो A प्लस एक्स इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, 130. अब A मिल चुका है, 70 है.
प्लस x इक्वल्स टू 180, दिस इज फ्रॉम 1, क्या लिखोगे फ्रॉम 1। अब x मिल जाएगा, x इक्वल टू 180 प्लस 70 इधर गया तो माइनस 70 विच इज इक्वल टू 110 इज x का वैल्यू मतलब QRS, देयरफॉर एंगल QRS इज व्हाट 110। खत्म कहानी इसका। कितना इजी तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ने किया है। देखो एक और मेथड था, हम क्या करते पहले a निकालते, जैसे ये निकाला वैसे ही b निकाल लेते हैं, दिस प्लस दिस इज इंटीरियर एंगल्स, सो a और b मिल जाएगा तो a प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो ए बी का वैल्यू डाल देते तो x मिल जाता। आप कैसे भी करो आंसर तो आना है। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, जितना ज्यादा एनालाइज करोगे उतना ज्यादा मेथड निकल के बाहर आएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, और हमने एकदम सिंप्लीफाइड वे में सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, ऐसे मुझे होप कर रहा हूं मैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, x और y निकालना, इसमें क्वेश्चन दिख जाता है। AB is parallel to CD, यही दिया है, AB is parallel to CD, this is 50, this is 127, x and y you have to find out। चलो पहले निकाल लेते हैं x। सो एक बात हमको ये पता है कि AB is parallel to this, AB is parallel to CD, this is what given। अगर AB CD को पैरेलल है तो उसका अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल से इक्वल होगा, Z फॉर्म कर रहा है। सो x इक्वल टू व्हाट 50, डायरेक्टली x इक्वल्स टू 50, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। वैसे ही जरा ध्यान से देखो तो ये भी बात समझ में आती है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल्स। So APR, angle APR is equal to PRD. This is alternate angles are equal. So APR is what 50 plus Y. This is equal to PRD is what 127. Therefore Y equal to 127 plus 50 उधर गया तो minus 50, which is equal to what 77 है ना। सो y इक्वल टू व्हाट 77। चलो आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल है, आखिरी क्वेश्चन है ये चैप्टर का, और आखिरी क्वेश्चन भैया थोड़ा सा मतलब ऐसा ना दें तो क्या फायदा है ना। इसमें ऐसा बोला गया है कि यू हैव टू दिस PQ इज पैरेलल टू RS, टू गिवन क्या है वो लिख देता हूं मैं। सो दो मिरर है PQ एंड RS। So PQ is parallel to RS. This is given, two parallel mirrors. Okay. So ये इंसिडेंट रे ये यहां से रिफ्लेक्ट होके C पे गया, वापस से यहां ये मिरर है तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होके इधर गया। So AB is parallel to CD that you have to prove. तो to prove क्या लिखता हूं कि AB is parallel to CD, ये हमको प्रूव करना है, और प्रूफ देखना बहुत सिंपल होने वाला है। तो उसके लिए पहले क्या करूंगा मैं, पहले एक बात समझ में आती है कि हमको अगर देखो मैं आपको बता दूं पहले ये बात समझना कि अगर कोई मिरर है, दिस इज आवर मिरर, दिस इज आवर मिरर, अगर ये हमारा मिरर है तो इसमें क्या होता है मिरर पे, अगर कोई इंसिडेंट रे आया, ओके, सो दिस इज आवर इंसिडेंट रे है ना, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज मिरर, और ये रिफ्लेक्ट होता है यहां से ऐसा, बराबर है, रिफ्लेक्ट हुआ है। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड रे। सो जहां पे भी ये इंसिडेंट रे मिरर को टकराया वहां पे एक नॉर्मल बनाओगे, दिस इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। सो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर। सो अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है, क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। वैसे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, ओके।
एंड मिरर के एक ही साइड में तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे होता है। ऐसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, तो ठीक है, ऐसा होता है। अब एक बात और समझने वाली है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप लोग ये बात समझ लीजिएगा। इसके अलावा और एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि अगर एक लाइन है और उसके ऊपर मैंने 2 या 2 से ज्यादा लाइन, ये पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन बनाया है ना, तो वो सब क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये तो बात समझने की है यार, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वली रहने वाले। सो L विल बी पैरेलल टू M, है ना। सो परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अगर हमने पैरेलल लाइंस इधर बना लिया, इसको पैरेलल ये, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको भी पैरेलल होगा। सो परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये ध्यान में रखना लगेगा कि परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब यहां पे आते हैं हम, जब इतना पढ़ लिया तो यहां पे आ जाते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे है, इधर रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि PQ को परपेंडिकुलर। वैसे यहां पे भी एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, यानी कि वो RS को परपेंडिकुलर। ठीक है, अब समझिए बात को कि दिस इज इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू दिस, तो A इज इक्वल्स टू B, ये दोनों इक्वल होता है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हमने A नाम डाल दिया, इसको हमने B नाम डाल दिया, तो A इक्वल टू B। वैसे ही फर्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं मैं, ओके, एकदम बारीकी से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में I इज इक्वल टू R, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू B, है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में जैसे इधर है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल होता है। सो इधर C इक्वल टू D लिख देता हूं, दिस इज C एंड दिस इज D, दिस इज C, दिस इज D। तो यहां पे भी फिर से वापस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई C इज इक्वल टू D, C इज इक्वल्स टू D। अब मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, क्या B वाला C से इक्वल होने वाला है? Yes, because these are perpendicular on the parallel lines, so they are parallel to each other. So अब हम लिखते हैं इधर, तो नाम डाल देता हूं इधर M and this is N. So BM is parallel to NC. BM is parallel to NC. BM is parallel to NC. Why? Perpendicular on parallel lines are parallel to each other. एक दूसरे को, these are perpendicular on this parallel line, so they are parallel to each other. So MB is parallel to NC. ये MB क्या है, PQ को परपेंडिकुलर है, NC क्या है, RS को परपेंडिकुलर है। तो ये दो परपेंडिकुलर ऐसे हैं जो पैरेलल लाइंस को परपेंडिकुलर है, सो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल होगा। सो दैट्स व्हाई MB इज पैरेलल टू NC, वो लिख दिया हमने। अगर ये इससे पैरेलल है तो भैया एक बात समझ में आती है कि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, Z फॉर्म कर रहा है, सो B इक्वल टू C, है ना। सो B इक्वल टू C लिख देता हूं मैं, देयरफॉर B इज इक्वल टू C। Perpendicular on parallel lines are parallel to each other. Okay, सॉरी कर ये क्या है भैया, ये है हमारा ये alternate angles, it angles are equal, ठीक है। अब B इक्वल टू C है, ये B C से इक्वल। अब 2 times B is equal to 2 times C, multiplying 2 on both the side, multiplying 2 on both the sides, multiplying 2 on both sides, दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई किया। सो B प्लस B इज इक्वल टू C प्लस C, इसका मतलब
अब एक बी तो बी इज इक्वल टू ए, तो एक बी के जगह पे हम ए लिख देते हैं प्लस बी इज इक्वल टू एक सी के जगह पे सी प्लस, ये सी के जगह पे सी इज इक्वल टू डी, तो डी लिख दिया। अब ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, ए बी सी हो गया। सो क्या मिला तुमको, यहां से ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये कहां से लिखा, दिस इज फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2। अब ये होने के बाद में मुझे देखिए b प्लस बी का मतलब ए बी सी है एंड c प्लस डी का मतलब बी सी डी है। अब मुझे ये बताइए फिर से, ये कैसे एंगल्स हैं भाई, ये वाला और ये वाला, ये Z फॉर्म करने वाले एंगल्स है। दीज आर ऑल्टरनेट टाइप ऑफ एंगल्स एंड इफ ऑल्टरनेट टाइप ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर AB is parallel to CD। Alternate angles equal, lines are parallel, so converse of alternate angle axiom। ओके, सो सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। होप कर रहा हूं कि आप सबको ये चैप्टर बहुत मनोरंजक लगा हो और बहुत ही फायदेमंद लगा हो। फायदेमंद तो है ही, फिजिक्स का बहुत, फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होने वाला ये सब चीजें हैं। तो भैया ये स्टार्ट हो गया है, समझ लो ज्योमेट्री, एंड यहां से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो जरूर इसको एक दो बार लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा बोलता हूं मैं, तो जरूर लिखना। और भैया ये मतलब ये जो नॉलेज आपको फ्लो हो रही है तो जरूर सबके साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो बहुत सारा शेयर करो, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। Download the app now.